UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ दुनिया मिलकर कैसे काम करे, साथ में मिलकर यहाँ पे मीटिंग करी जाती है जिसको हम बोलते हैं COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हर साल हमें ये देखने को मिलती है। इस बार की जो 28वीं मीटिंग है यानी कि COP 28 वो हो रही है दुबई के अंदर। इसी तरह से आज से 5 साल बाद यानी कि 2028 में आएगा हमारा COP 33। 33वीं बार ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इनकी मीटिंग होगी। तो इंडिया ने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम चाहते हैं कि जो 2028 की मीटिंग हो यानी कि COP 33 की मीटिंग हो वो इंडिया के अंदर हो। अब अपने आप में ये कॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो दोस्तों डेट है आज की 2 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी मुद्दे से कि इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। देखो अगर मान लो इंडिया ने 2028 में क्लाइमेट मीट को कर लिया होस्ट, तो क्या ये पहली बार होगा कि इंडिया ऐसा कर रहा होगा? द आंसर इज नो। ऑलरेडी हम 2002 के अंदर ना यही UNFCCC की जो मीटिंग है यहाँ पर कॉप को हम ऑलरेडी यहाँ पर इसको कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे पॉइंट बात करी COP 28 UAE के अंदर, दुबई के अंदर ये चीज चल रही है। तो इंडिया ने दिखाया कि देखो इंडिया में 17% लोग रहते हैं, ठीक है। दुनिया भर के अगर आप नोटिस करोगे ना तो 17% लोग कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, पर तब भी दुनिया के सिर्फ 4% जो एमिशन होते हैं ना वो इंडिया करती है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है पर हमारी जो टोटल एमिशंस है वो कहीं ना कहीं कम है। कार्बन एमिशंस की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल कार्बन एमिशंस के अंदर बहुत कम है। सिमिलरली अब बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर लो, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा एमिशन नहीं किए कभी। हिस्टोरिकली भी आप नोटिस कर लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम के ऊपर भी नोटिस कर लो, तो वो किसने किए हैं सर? वो किए हैं डेवलप्ड कंट्रीज ने, जो विकसित देश है उन्होंने किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो इनको ज्यादा फेस करना चाहिए, पर हो उल्टा रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा पूरा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आ रहा है और वहां पर तो उन्होंने एक्चुअल में कार्बन एमिशंस किए भी कम है। तो कहीं ना हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही मानना था कि हमें अपने टारगेट्स को कहीं ना कहीं स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को वो कम करें 2050 तक एंड अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया के लिए काम करें। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के NDCs आप जानते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो इंडिया अचीव करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा भी रहे हैं। हमारी जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम 2030 तक 45% तक कम करना चाहते हैं एंड नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है वो 50% तक हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं किस तरह से हम चाहते हैं ग्लोबल एक्शन की तरफ कॉल करना, और 2028 में हम ग्लोबल समिट को यहाँ पे करना भी चाहते हैं। तो कॉप होता क्या है? कॉप इज नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पर क्या होता है? एक एनुअल समिट होता है, लगभग दुनिया के सारी जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है ना, और भी दुनिया के डेलीगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी जो कॉप हो रही है दुबई के अंदर, यहाँ पर अभी तक का ये सबसे बड़ा UN क्लाइमेट समिट है जहाँ पर 80,000 से भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं, वो तो है ही हैं, उसके अलावा पॉलिसी एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स हो गया, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कॉप है ना अभी ये चलेगा, अभी 10 दिन लगभग और चलेगा, ठीक है। 12 दिसंबर आई थिंक लास्ट डेट है इसकी। तो इसके अंदर बहुत कुछ अच्छे निर्णय होंगे, कुछ चीज़ों पे निर्णय नहीं लिया जा पाएगा। तो जो भी चीज़ें होंगी ना तो इनको डिटेल में एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रोज रोज कुछ नया होगा इसके अंदर फिर उसका हम अपडेट देंगे, उसका पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब सारी चीजें हम हो जाएंगी, डिस्कशन हो जाएगा उनके ऊपर, फिर हम देख लेंगे कि क्या हुआ कॉप के अंदर, क्या बढ़िया हुआ क्या खराब हुआ, वो सारा हम एक विश्लेषण हम 12 दिसंबर के आसपास कर लेंगे जब चीजें हमारे पास थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। अभी बिल्कुल ये मतलब डेली बेसिस पे अपडेट देने वाली बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बताया गया है, पहली बात तो ये समझो रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, ये देखो किसने रिलीज करी है सर? WHO कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं WHO के बारे में, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार की जो रिपोर्ट आई है ना उसने ये बताया है कि इंडिया में जो मलेरिया के केसेस हैं उनमें एक कमी देखने को मिली है। सर अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ना दुनिया में अच्छा काम नहीं हो रहा मलेरिया के रिगार्डिंग, बट इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया है। तो अ गुड थिंग फॉर इंडिया। उसी तरह अगर हम बात करें थोड़ा मलेरिया के बारे में समझने की कोशिश करें, तो मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि आपके जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना उसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है।
एक्चुअल में एक प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम, जैसे आप प्लाज्मोडियम जानते होंगे ना, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम हो गया, ये यहाँ पर इनका थ्रेट मेजरली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इन पैरासाइट्स का थ्रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ट्रांसमिट मैंने आपको बता दिया, आपके जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होते हैं उसके यहाँ पे, उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। तो आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, यहाँ पर मेजर आपको केसेस देखने को मिल जाते हैं, काफी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट ये करता है। बाकी होता क्या है कि जो पैरासाइट्स की मैंने बात करी प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना, चाहे आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कह लो, तो यहाँ पर ये पैरासाइट्स कहीं ना कहीं लिवर सेल्स के अंदर बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते रहते हैं, एंड फिर हमारी बॉडी में आरबीसीज को यहाँ पे ये अटैक करते हैं, एंड इस वजह से हमारे कि ये सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को फीवर हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है ना, ठंड लगती है थोड़ी, हेड एक हो गया, मसल एक हो गया, ये अलग अलग यहाँ पे सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विद रिगार्ड्स टू मलेरिया। तो सर इंडिया ने क्या अच्छा काम किया कि जिस वजह से हम कहीं ना कहीं केसेस को कम कर पाए? देखो इंडिया ने जैसे 2030 तक ना कैसे मलेरिया को एलिमिनेट करना है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया, और एक्चुअली हमने टारगेट ना थोड़ा एम्बिशियस सेट करने की कोशिश करी 2027 का। हमने सोचा कि 2027 तक हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास प्लान है इसके लिए, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन हो गया। तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ये देखने के लिए कि किस तरह से अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हम इसको खत्म कर सकते हैं। एंड साथ ही एक मेरा इंडिया क्या है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ये भी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हमारे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर फोकस यही था कि इंडिया मलेरिया एलिमिनेट कर पाए, उस डायरेक्शन में काम कर पाए। एंड इस वजह से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 2000 से लेकर 2020 के बीच में हमने 83% केसेस कम, सॉरी 83% मॉर्बिडिटी कम होगी मलेरिया रिगार्डिंग, एंड मोर्टेलिटी 92% कम होगी। तो अपने आप में ना हमने काफी अच्छा काम किया है मलेरिया केसेस को कम करने के अंदर, एंड कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत लोगों के अंदर जो मौत होती थी उसको कम करने में भी हमने एक अच्छा काम किया है। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो हमारे जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं। सर कॉप तो स्टार्ट होगा 12 दिसंबर से, हमारे कोर्सेज कब स्टार्ट होंगे? सर कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 11 दिसंबर से, यानी कि कॉप खत्म होने से एक दिन पहले। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आई। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपके ये जो सारे कोर्सेज हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि यूपीएससी के जो पैटर्न है आप उसको समझो, आपको तैयारी उस डायरेक्शन में करवाई जा पाए, ठीक है ना। तो डेफिनेटली हमारा ये जो नंबर है 7007931912, अगर कुछ भी आपके डाउट्स आते हैं आप यहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं, एंड हमारी टीम आपको इसको रिस्पॉन्ड कर देगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो डेफिनेटली नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अब वहाँ पर जाकर भी इसको अपने जो डाउट्स है उसको एड्रेस करवा सकते हो। बाकी देखो करोल बाग में तो है ही है, डेफिनेटली मुखर्जी नगर में भी है, और वहीं आपका बिहार में पटना के अंदर और यूपी के अंदर लखनऊ में अंदर भी हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, हर महीने आता है, हमने डिस्कस किया हुआ था, आई थिंक लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर नवंबर के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये बात क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात क्या हो रही है। देखो पीएमआई क्या है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार क्या हालत चल रही है आपकी इकोनॉमी की, या फिर एक मैं लेट से ना एक कंपनी के मैनेजर के पास गया, मैंने उसको पूछा यार क्या लगता है किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, क्या ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पिछले महीने से बढ़िया करोगे या खराब करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पीएमआई एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाता है, जो कि मंथली सर्वेस किए जाते हैं कंपनीज के अंदर, उनके हिसाब से यहाँ पे ड्राइव किया जाता है। समझ पाए इस बात को? तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है ये, सर्विसेज में भी होता है। मैं एक्चुअली आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे ना अलग अलग चीजें हैं कि भैया नए ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन्वेंट्री लेवल कैसा है, प्रोडक्शन कैसी हो रही है, सप्लाई डिलीवरीज कैसी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट कैसा है, अच्छा है खराब है। तो इस तरह इन सवालों के ऊपर ना सर्वेस किया जाता है, मतलब सवाल पूछे जाते हैं इनके ऊपर। तो अकॉर्डिंगली जो भी इनका जवाब आया, वो या तो जवाब आएगा कि हाँ यार पिछले महीने से बढ़िया है, या बोलेगा पिछले महीने जैसा ही है, या बोलेगा पिछले महीने से बहुत खराब है। इस तरह के कहीं ना कहीं सवाल आते हैं, बिल्कुल। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर P1 P2 P3 की वैल्यूज होती हैं, ये वो वाली चीजें हैं। P1 इज कि कितने परसेंटेज क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप बोलोगे कि हाँ यार इंप्रूवमेंट आई है, मतलब हालत बढ़िया है। P2 मतलब कि वैसा ही सेम सा ही हालत रहा है। P3 का मतलब कि हालत थोड़ी ना डिप्रूव हुई है या फिर एक तरह से खराब हुई है। तो ऐसा जब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इनकी कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी। जैसे मान लो 40% क्वेश्चन आप बोलोगे कि इंप्रूव हो गया, आप बोलो 30% में बोला कि सेम ही रहा,
और बाकी के जो आपके हुए कितने बचे 30%, उनमें अगर आप बोल रहे हो कि सर सिचुएशन खराब हुई है, तो इनका कुछ नंबर आएगा, बिल्कुल वो नंबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 40 यहाँ से आ गया और यहाँ से 30 प्लस 0.5 ये बना 15 और आखिरी में 0, तो ये नंबर कितना आ गया 55। अब नंबर ये जैसे 55 आया ना, तो आपने एक बात नोटिस करी कि ये ना चीजें क्या हो रही हैं, नंबर आया जैसे 55, तो जिसका मतलब है कि चीजें हो रही हैं इंप्रूव। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये पीएमआई की वैल्यूज तीन तरह से आ सकती हैं। एक तो आ सकती है इसकी इक्वल टू 50, अगर 50 की इक्वल आई तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे सिचुएशन सेम है जैसी पहले पिछले साल पिछले टाइम में थी, पिछले साल नहीं पिछले महीने थी। अगर ये नंबर आया 50 से ज्यादा तो हम बोलेंगे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अगर ये नंबर आया 50 से कम, हम बोलेंगे कि चीजें खराब हो रही हैं पिछले महीने के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आपका जो पीएमआई होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, वो यहाँ पर वर्क करता है। ग्रेटर देन 50 इंडिकेट्स एक्सपेंशन, लेस देन 50 इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन, चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। सर इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है आपका S&P ग्लोबल। ठीक है, कई जगह पे ऊपर आपको IHS मार्केट भी देखने को मिले, तो वो भी आंसर ठीक है। रीजन बी कि ये एक ही पर्टिकुलर कंपनी का ही है, मतलब सारा। ठीक है, तो S&P ग्लोबल लिखा है या IHS मार्केट लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को कैप्चर नहीं किया जाता। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं आपको जो यहाँ पर पता होने चाहिए, किसने रिलीज किया है, किस तरह से ये चीज वर्क करती है, ओवरऑल हेल्थ को आपको बताता है। और यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं कि GDP हो गया, ठीक है ना, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग इनसाइट्स वगैरह भी देता रहता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आगे चलते हैं, नेशनल स्टेटहुड डे के बारे में, सॉरी नागालैंड स्टेटहुड डे के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कल 1 दिसंबर थी, और दरअसल में ना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक नई स्टेट के रूप में बनकर आया था। तो कल क्या था, नागालैंड का स्टेटहुड डे था। आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हो नागालैंड की, और यहीं पर आपको इसकी कैपिटल जो कोहिमा भी देखने को मिल जाएगी। तो 1962 में एक एक्ट आया, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, उस हिसाब से पार्लियामेंट के द्वारा नागालैंड को एक अलग से स्टेट बना दिया गया। ठीक है, ये देखो एक गलत कॉपी हो गया, ठीक है, इसको आप छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, तो उस टाइम के ऊपर आप नोटिस करना कि 1947 के अंदर इंडिया देश आज़ाद हो गया, पर उस टाइम में नागालैंड स्टेट नहीं था, वो असम का ही हिस्सा था। बाद में ना एक्चुअली नागालैंड के अंदर बहुत सारी मूवमेंट चली कि हमें अलग से कंट्री चाहिए, सेशनिस्ट मूवमेंट। देखो आज भी चलती है इनफैक्ट ना, ग्रेटर नागालैंड की जो कई लोग डिमांड करते हैं, कोई लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ये चीज़ें आज भी कुछ हद तक चल रही हैं, पर उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे वायलेंट एक्ट्स हुए, फिर इन दी एंड 1963 के अंदर ये एग्री हो गया कि हाँ एक अलग से इनको स्टेट दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। ये जो फेस्टिवल है ना, ये 10 दिन का फेस्टिवल है जो कि वहाँ की नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है। 2000 के अंदर यहाँ पे इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। तो नागालैंड के अंदर बहुत जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनका कल्चर हेरिटेज हो गया, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 2023 की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज, जर्मनी, US, कोलंबिया, ये ऑफिशियल पार्टनर्स है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। सर नाम हॉर्नबिल ही क्यों रखा, हॉर्नबिल इसलिए रखा क्योंकि जो हॉर्नबिल बर्ड है ना, उसके नाम के ऊपर रखा गया है। बेसिकली नागाज काफी पसंद करते हैं, ठीक है, काफी एडमायर करते हैं इस पर्टिकुलर बर्ड को, इस वजह से ये चीज देखने को मिलती है। बट एक बात ध्यान में रखना, बहुत बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल डेफिनेटली आपका नागालैंड में है, पर ध्यान में रखना नागालैंड का ये स्टेट बर्ड नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इट इज नॉट अ स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। तो दरअसल में समझो कि स्टेट बर्ड पता किसका है, हॉर्नबिल जो है वो आपका केरला और अरुणाचल प्रदेश, इन दो स्टेट्स का हॉर्नबिल क्या है, ऑफिशियल स्टेट बर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड, बर्ड की बात करें कि बर्ड कहाँ पर आपको स्टेट बर्ड देखने को मिलता है, तो केरला और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है। इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आ जाएगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, कहीं ना कहीं इनको हंट भी किया जाता है काफी ना, तो उस वजह से भी थोड़ा थ्रेट इनके ऊपर आ गया है। बाकी आपको साउथ ईस्ट एशिया वाले एरियाज के अंदर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ एशिया हो गया, वहां पर ये अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज केरला टू होस्ट ट्रांसप्लांट गेम्स। देखो एक्चुअली समझने की कोशिश करो, जैसे हम बात करते हैं ना डोनर्स की, मतलब कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं, ठीक है, किसी को ऑर्गन रिसीव होता है, तो कहीं ना इनके रिगार्डिंग इंडिया में काफी कम अवेयरनेस है कि हाँ यार आप ऑर्गन डोनेट करो अपना, राइट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग हो गया। तो एक कल्चर यहाँ पे इंडिया में डेवलप करने की कोशिश है कि यार लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस आए, इनके अंदर भी और इनके अंदर भी, जो ऑर्गन दे रहे हैं और जो ऑर्गन रिसीव कर रहे हैं, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आए
कई बार क्या होता है कि आप ना जैसे मान लो कोई ऑर्गन डोनेट करते हो, कई बार ट्रांसप्लांटेशन होता है, बाद में उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, ठीक है ना? उसके रिगार्डिंग लोगों के अंदर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। तो यहाँ पर ना इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पे बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में कनेक्शन बने, एक अच्छा बॉन्ड बने, ये यहाँ पर फोकस इनका देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे केरला उसी तरह क्या करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक अच्छी अवेयरनेस लोगों के अंदर आए, अपना अगर वेल बींग हम अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छे से होगा, तो कहीं न कहीं इवन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जो हो गया, उसके बाद आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई कि जो लोग कहीं न कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ करवाते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। यही मकसद होता है इस तरह की अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करने का। तो इसके लिए ना एक दुनिया में एक वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन भी है। ये दुनिया भर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपकी 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। काम इसका वही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो सक्सेस है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करें, ताकि लोगों के अंदर चीज़ें इसके बारे में पता लग पाएँ। अब अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट 2011। बेसिकली एक्ट तो दो 1994 का है, इसको 2011 के अंदर हमने यहाँ पर अमेंड कर दिया था। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने देखो बात क्या करी कि जैसे ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ह्यूमन ऑर्गन्स के अंदर ना कमर्शियल डीलिंग स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब क्या कि मान लो कोई गरीब इंसान है, उसको झांसे में दे दिया कि यार तुम्हें ना पैसा दे देंगे, तुम ये ऑर्गन डोनेट कर दो। अब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो एक तरह से किस तरह से आपने ऑर्गन हो गया, ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन टिश्यूज़ का आपने ट्रांसप्लांटेशन करना है, उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होना चाहिए। क्या इस बात को समझ पाए? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो उसके लिए चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको हो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। उसके अलावा मैं 2 आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है? जो एमसीक्यूज़, एक पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस कमीशन, ये कल ही डिस्कस किया था, ईज़ी क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर आपने अगर कल अच्छे से पढ़ा था तो चीज़ें ये रिवीजन हो जाएँगी। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू आईएलओ। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी आई थिंक 2019 के पेपर में पूछ रखा है। करंट अफेयर्स के साथ इंस्पायर्ड था जब यूपीएससी ने पूछा था, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं भैया कल हमने डिस्कस किया आर्टिकल 280 के बारे में, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा। पेरिस क्लब क्या एक इनफॉर्मल ग्रुप है? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ हमने पढ़ा भी था किस तरह से अलग-अलग कंट्रीज़ की मोस्टली आपकी वेस्टर्न नेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया क्या आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमने कल समझा था कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिपार्टमेंट सॉरी सर्वे ऑफ इंडिया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि पहली साउथ एशियन कंट्री जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को ऑफिशियली रजिस्टर किया, क्या वो श्रीलंका है? नहीं, ये क्या थी? नेपाल। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपका फॉल्स। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया पूछा था, तो वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि आपका इनकम डिस्टेंस आता है कितना 45%, एरिया आ जाएगा आपका 15%, पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से, ठीक है ना, बहुत ध्यान में रखना है, 2011 के हिसाब से 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कि आपने एक्चुअल में कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कितना अच्छा काम किया है, उसकी इंपॉर्टेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आपका 10% एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, इसको भी यहाँ पे ना 15वें फाइनेंस कमीशन के अंदर लेकर आया गया था ताकि इसका भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जा पाए। इस तरह से ये 100% होता है। तो जो आपको पूछा था, ठीक है, उसको आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर लो, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके सामने है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम या जो भी पूछा है, मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है, उसको आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। दूसरा मैंने होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको थोड़ा एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हुआ है ना, हमारी कैबिनेट ने क्या कहा है कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं उनको आने वाले 3 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। समझने की कोशिश करो, दरअसल में 2019 के अंदर 2019 के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब जहां पर पैसा दोनों देते हैं, सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, राइट? ये स्कीम लेकर आई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि आपके जैसे मान लो रेप के केसेस हो गया, आपके जो पॉक्सो के केसेस हो गए, जो बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, इनको ना जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो जो जैसे रेप के केसेस मान लो 15-20 साल चलते रहे, तो पॉइंट ही नहीं है, जस्टिस कब मिलेगा उसको, ठीक है ना? तो इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को यहाँ पे इसके अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया। तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली जो स्कीम, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया अंटिल मार्च 31, 2026। नोडल मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो अभी भी ना देखो हमने एस्टेब्लिश तो कर दिए, पर कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑपरेशनलाइज ही हमें देखने को मिलते हैं। 1000+ कोर्ट्स हैं हमारे पास ऐसे, पर कहीं ना कहीं सिर्फ 750 के आसपास ही हमें यहाँ पे ऑपरेशनल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ अच्छा काम भी किया है कि लगभग 2 लाख केसेस इन्होंने रिजॉल्व कर दिए हैं, पर अभी और भी काम इसके अंदर किया जा सकता है।
इसके साथ ही एक लिंक्ड और चीज़ है, दैट इज़ निर्भया फंड। जब देखो हमारा ना आप एक बहुत ही शर्मनाक दिन था, आप जानते हो ठीक है, दिसंबर 2012 का जो निर्भया रेप केस हुआ था। तो उस टाइम के बाद सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, उनमें से एक स्टेप ये भी था निर्भया फंड को एस्टैब्लिश करना। तो निर्भया फंड को जब एस्टैब्लिश किया गया, वो काम यही था कि महिलाओं की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए इस फंड को यूज़ किया जा पाए। तो 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि ये फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है? पर ये पैसे को कहाँ खर्च करना है, कौन उसको रिकमेंड करेगा, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फंड आता एडमिनिस्टर किसके अंतर्गत है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, पर यहाँ पे खर्च कहाँ पे करना है, ये कौन यहाँ पे देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब कि मान लो अगर आपको कुछ पैसा दे दिया और आपने साल के अंत तक वो पैसा खत्म, आपने पूरा पैसा खर्च नहीं किया, तो वो अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप उस पैसे को अगले साल यूज कर लीजिएगा। ये होता है नॉन लैप्सेबल फंड। तो बेसिकली जो आपको 2 स्टेटमेंट्स मैंने दिए थे ना, कौन से 2 स्टेटमेंट, ये वाले, ये कह रहा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल ठीक है, पर ये 2013 में नहीं, ये 2019 की स्कीम है, ये बात गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं सोशल जस्टिस, अरे नहीं भैया, अभी तो डिस्कस किया मिनिस्ट्रीज के बारे में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली जो स्कीम, सॉरी, ये जो स्कीम की बात कर रहा हूँ, ये स्कीम तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के, लॉ एंड जस्टिस के द्वारा देखी जाती है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली। तो ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।